अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी जनों, मेरा तो मन भर गया था बोल कर काफी बोलने की तरह बहुत बनवाएंगे, एक सीमा होती है, लेकिन शाही जी ने कुछ जोर जबरदस्ती करके मुझे बता दिया है। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तो हम सभी समझ रहे हैं कि प्रसाद एक बड़े सौंदर्य शास्त्री हैं और वो एक सौंदर्य शास्त्र भी प्रस्तावित कर रहे हैं। तो एक तो जो बात कदाचित दरकिनार कर दी गई, प्रसाद के बहुत सारे प्रस्ताव कदाचित हाशिए पर डाल दिए गए, विचार नहीं किए गए। उनमें से एक छायावाद को उन्होंने परिभाषित किया था, उस पर विचार कुछ लोगों ने तो ध्यान दिलाया कि प्रसाद छायावाद के बारे में जो कह रहे हैं, छायावाद को जो डिफाइन कर रहे हैं, उसकी जो परिभाषा दे रहे हैं, उस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है। और ज़्यादातर जहाँ तक मेरी जानकारी ये मान लिया गया कि रोमांटिसिज्म जो पश्चिम का आंदोलन है उससे प्रभावित होकर के आया है। स्वच्छंदतावाद भी उसको कदाचित कहा गया, रूमानियत कहा गया। प्रसाद ये कह रहे थे कि छाया तो पारंपरिक काव्यशास्त्र में एक सुपरिभाषित कोटि है, और उसको उज्ज्वल नीलमणि में उन्होंने परिभाषित किया है। उज्ज्वल नीलमणि भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जो उद्धृत करते हैं, वो सौंदर्य शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है, रूप गोस्वामी का 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ। और तो उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि छाया क्या है। मोती की जो झिलमिलाती आभ है, उस तरह का कुछ झलकता है जब हमको रचना में, और अंग अंग में उस तरह की आभ जब झलकती हुई लगती है तो वो लावण्य है, उसी को छाया कहते हैं, उसी को सौंदर्य भी कहते हैं। ये और प्रसाद उज्ज्वल नीलमणि को उद्धृत करते हैं और वो कहते हैं कि मैं छाया उसको मानता हूँ। तो वो छाया को सौंदर्य के एक एस्थेटिक कैटेगरी के रूप में प्रसाद परिभाषित कर रहे हैं। वो एक रोमांटिक आंदोलन से कदाचित आशय उसका नहीं ले रहे हैं। और इस पर प्रसाद ने तो बहुत पहले, जब छायावाद प्रस्तावित किया गया नाम, तभी उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित कराया था। तो ये जो पूरा प्रस्ताव प्रसाद का है और जिस तरह से वो छायावाद को देख रहे हैं, वो विचारणीय है, क्योंकि पूरा जो हिंदी में छायावाद की धारा आई, उसका एक मुख्य घटक सौंदर्य चेतना थी, जो पंत की कविताओं में, निराला की कविताओं में, महादेवी की विशेष रूप से कविताओं में, महादेवी बहुत बड़ी हस्ताक्षर हैं छायावाद की, और उनको भी पूरी तरह से न्याय उनके साथ में नहीं किया गया, उनकी रचनाओं के साथ में और उनके लेखन के साथ में, विशेष रूप से उनके गद्य के साथ में। तो प्रसाद जिस तरह से छायावाद को सौंदर्य के दायरे में ला कर के और परिभाषित कर रहे हैं, उसको ध्यान में यदि रखते हैं तो कदाचित हम ज़्यादा न्याय कर सकते हैं पूरे जो छायावाद के कवि जिस तरह से लिख रहे हैं। और जो प्रसाद का सौंदर्य विचार है वह तो स्पष्ट ही है कि जो अभिनव गुप्त ने परिभाषा दी सौंदर्य की, और उज्ज्वल नीलमणि के बारे में जैसा मैंने बताया, वहाँ जिस तरह से सौंदर्य को परिभाषित किया गया, तो सौंदर्य किस प्रकार से रचा जाता है रचना में, इस पर विचार करते हैं हमारे यहाँ। और वो कहते हैं कि चेतना के कई रूप होते हैं, बुद्धि होती है, मति होती है, और इन सब से ऊपर एक प्रज्ञा प्रज्ञा एक उसका रूप होता है चेतना का, जिसमें कि अवधारणा रहती है, जिसमें कि विचार की शक्ति रहती है, मेधा का भी वो उत्कृष्ट रूप है। वही प्रज्ञा जब नवनवोन्मेषशालिनी बन जाती है तो प्रतिभा हो जाती है। तो प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, ऐसा लक्षण किया है। और फिर कहा है कि तस्या विशेषो रसावेश वैशद्य सौंदर्य निर्माण क्षमत्वम। ये जो बुद्धि के ऊपर मेधा, मेधा के ऊपर प्रज्ञा, प्रज्ञा के ऊपर प्रतिभा, ये जो चेतना के रूप हैं, उनमें से प्रतिभा में एक खूबी होती है कि वह रसावेश वैशद्य सौंदर्य निर्माण कर सकती है। तो रस का आवेश भीतर है रचनाकार के भीतर, रचनाकार में, और कुछ विशद रूप में फूट रही है
शब्द और अर्थ की धारा उसके भीतर से और उसे सौंदर्य रचा जा रहा है। इस तरह की क्षमता प्रतिभा के कारण कवि में आ जाती है, सौंदर्य के निर्माण में वह समर्थ होता है। तो ये प्रसाद इसको भी ठीक सीधे उठा रहे हैं अपने सौंदर्य के विचार में और उसको वे रियलाइज कर रहे हैं, उसको आंसू की कविता में, कामायनी की कविता में वे उसको निदर्शित भी कर रहे हैं। यह तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता के तहत हमारी विचार परंपराओं को देखा गया, तो उनमें से पश्चिम के कुछ भारतविदों ने, इंडोलॉजिस्ट ने, प्राच्य विद्याविदों ने यह कहा कि भारत में सौंदर्य चेतना नहीं थी और सौंदर्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। मैक्स मूलर ने सबसे पहले कहा और उनके प्रभाव से कुछ भारत के जो विद्वान थे उन्होंने भी इस तरह की बातें दोहराई। और किसी हिंदी के काव्यशास्त्र की किताब में भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य रचना प्रक्रिया और सौंदर्य की रचना के बारे में विचार नहीं किया गया है। दोनों ही पर सबसे ज़्यादा विचार अगर विश्व के किसी काव्यशास्त्र में हुआ है तो सौंदर्य तो संस्कृत काव्यशास्त्र में या भारतीय पारंपरिक भारतीय काव्यशास्त्र में हुआ है। गलतफहमी इसलिए होती है कि हम वहाँ की जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे परिचित नहीं है। इस सौंदर्य शब्द का प्रयोग कम करेंगे हमारे जो काव्यशास्त्री हैं, तो चारुता कहेंगे, रमणीयता कहेंगे, लावण्य कहेंगे, रद्यता कहेंगे। मैंने इकट्ठा जब किए तो लगभग 60-70 या 100 के करीब शब्द होते हैं। आप किसी भी दूसरी भाषा में गिनाइए तो सौंदर्य के पर्याय कितने हैं। ब्यूटी अंग्रेजी में है, तो क्या फिर लिवलीनेस, लिवली, लवली, 2-4-5 और आप गिनाएंगे। मैं तो आपको 50 दे दूंगा। हर एक के कोनोटेशन अलग है। वो चारुता कहाँ आती है, रद्यता कहाँ आती है, रमणीयता कहाँ आती है। रमणीयता से लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, जो लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान का विषय बन जाए वो रमणीयता होती है। ये लावण्य किसको कहते हैं, और बहुत सूक्ष्म जो विवेक है। तो इतना बड़ा सौंदर्य शास्त्र हमने बनाया और जो काव्य कला तथा अन्य निबंध हैं उनमें प्रसाद बहुत सारी बातें वहाँ से ले रहे हैं, उनको उद्धृत भी कर रहे हैं। तो ये जो समृद्ध परंपरा थी भारतीय सौंदर्य शास्त्र की, प्राचीन काल से जो चली आ रही थी, उससे प्रसाद परिचित हैं और उसको अपनी रचना में भी निदर्शित करते हैं। एक जो वचन प्रसाद उद्धृत करते हैं काव्य कला तथा अन्य निबंध में, वो आत्मानुभवनम भाव, ये नाट्यशास्त्र से वो उद्धृत करते हैं। नाट्यशास्त्र का संस्करण आ गया था 1926 के आसपास। बहुत प्रचार नहीं था, पोथियाँ भी मिलती नहीं थी, तो बहुत उपेक्षित यह शास्त्र रहा है नाट्यशास्त्र। लेकिन और मुझे नहीं लगता कि रामचंद्र शुक्ल ने या अन्य हिंदी के आचार्यों ने उस समय नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मूल में पढ़ा था। लेकिन प्रसाद ने तो नाट्यशास्त्र पढ़ा हुआ है और वो अध्याय और संख्या देकर के उद्धृत कर रहे हैं कि आत्मानुभवनम भाव, ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में लक्षण है। तो आत्मानुभूति भाव है, उस भाव को नट रंगमंच पर प्रस्तुत करता है और सौंदर्य उसके द्वारा झलकता है, ये वहाँ कहते हैं। तब वो अपना एक लक्षण बनाते हैं कि आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कविता है, ऐसा कुछ। तो ये जो सौंदर्य की अवधारणाएं प्रसाद दे रहे हैं, और चूंकि वे स्वयं प्रतिभाशाली कवि हैं, और ये प्रसाद की खूबी है कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि कार्यत्री और भावयित्री दोनों प्रतिभाएं एक साथ किसी में हो जाए, ऐसा विलक्षण संयोग कम ही होता है। कि कालिदास का श्लोक उद्धृत किया है राजशेखर ने कि केचिद वाचा रचयितुमलं श्रोतुमेवा परेता कल्याणी ते मतिरुभय था विस्मयम न स्तनोति। कुछ लोगों की खूबी होती है कि वे कविता को सुनकर के आनंद ले सकने की योग्यता उनमें होती है, और कुछ लोगों की खूबी होती है कि वो रच सकते हैं कविता। दोनों किसी में हो ऐसा बहुत कम होता है। कि कालिदास किसी की तारीफ करते हुए कहते हैं, और वो कहते हैं कि सोने को
जो पैदा करती है वो खदान अलग होती है, और कसौटी के पत्थर को जो पैदा करती है वो सोने की को जिस पर कसा जाता है उस कसौटी के पत्थर को जो पैदा करती है वो खदान अलग होती है। तो एक सूते कनक उपदस तत् परीक्षा क्षमोन्य, तो दोनों बातें किसी में एक साथ मिल जाए तो ऐसा दुर्लभ संयोग होता है। तो प्रसाद में कम से कम जितने आधुनिक रचनाकार हैं उनमें दोनों विलक्षणताएं, जिसको कि हमारे काव्य शास्त्र में, हमारे सौंदर्य शास्त्र में कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा कहा, वो दोनों एक साथ थी। तो कविता की समझ और कविता का विवेचन कर पाना और रच पाना दोनों बराबरी पर हो, एक स्तर पर हो, ये अभिनवगुप्त में था और प्रसाद में था। और भी उदाहरण मिलेंगे लेकिन दो कम से कम हमारे सामने हैं। इसलिए वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की सुपरिभाषित कोटियों को समझ भी रहे हैं और सौंदर्य शास्त्र बना रहे हैं, जहाँ वे छायावाद को पुनः परिभाषित करते हैं, छाया को पुनः परिभाषित करते हैं, या आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति क्यों हम कहते हैं इसको स्पष्ट करते हैं। कविताओं में वो जैसा कहा रमादास सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। स्थूल का निरूपण नहीं करते हैं प्रसाद अपने सौंदर्य के निरूपण में, ऐसा तो मैं नहीं मानता। और जितने भी सौंदर्य को प्रकट करने वाले जितने भी उपादान हो सकते हैं सभी को वे लेते हैं, लेकिन चूंकि चेतना का सुंदर इतिहास कविता है, काव्य है, इस तरह की बात वो करते हैं, तो वे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं और चेतना की ओर जाते हैं, चेतना के सौंदर्य की ओर जाते हैं। जो मैंने लेख भेजा था साहिब जी को, उसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए और वो उदाहरण अमूर्त उपमाओं के हैं। ये हमारे यहाँ एक अलंकार विधान में एक अलंकार बना, वो अमूर्तोपमा उसको कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिमिली उसको कह सकते हैं, कि जो भाव है उनसे उपमा देता है कवि। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण अशोक वाटिका में सीता का जो वर्णन किया है वाल्मीकि ने, कि अपमानित की गई श्रद्धा की तरह, टूट गए विश्वास की तरह, बिसरा दी गई विद्या की तरह सीता, उसको हनुमान नहीं पहचान पाए। तो सीता है सामने और उनके लिए अमूर्त उपमाएं हैं, उनकी पावनता को, उनकी शुचिता को, और किस तरह से केवल भाव रूप होकर के रह गई है, शरीर धारिणी विरह व्यथा बन करके वो रह गई है। इस तरह की उपमाएं प्रसाद देते हैं, कामायनी में बहुत ज़्यादा देते हैं कि वे मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के बल, चेतना थकती रही जब मैं मलय की बात रे मन। तो ये नींद के पल, ये एक इमेजरी आई, थकती हुई चेतना की इमेजरी आई, मलय के बाद की इमेजरी आई, लेकिन बाद में फिर और सूक्ष्म की ओर जाते हैं। इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे, तो रात का उपमान आया। फिर चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषा की ज्योति रेखा। तो ये चिर विषाद में विलीन मन, ये एब्स्ट्रैक्ट एक इमेज है, अमूर्त बिंब है। और व्यथा का तिमिरवन थोड़ा सा स्थूल है लेकिन व्यथा का है। तो ये जो मूर्त और अमूर्त को जक्स्टापोज करते हैं, आमने सामने रखते हैं, और उसके द्वारा फिर एक सौंदर्यानुभूति वो निर्मित करते हैं, चेतना की गहराइयों में उतर के फिर उषा की ज्योति रेखा से उपमान देते हैं। कई बार प्रसाद जो है वो स्थूल, उससे कम स्थूल, और फिर सूक्ष्म, उससे अधिक सूक्ष्म, ये लड़ी एक तरह से घूंटते हैं। जो आंसू में उन्होंने कहा कि शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली वेला में कौतूहल से तुम आए। तो ये शशिमुख एक इमेज है, घूंघट एक इमेज है, आंचल है, आंचल में दीप है, ये कुछ स्थूल है लेकिन धीरे धीरे सूक्ष्म होते चले जाते हैं। फिर गोधूली वेला और अमूर्त उपमान है, तो कौतूहल कि और भी गहरे में जाकर के। तो वो जैसे बाहर का संसार, उसके भीतर जो सौंदर्य की छाया है, वो जो छाया को वहाँ परिभाषित को कर रहे हैं कि जो भीतर झिलमिलाती है वो कुछ है। तो उस तरह का प्रसाद अपने वैचारिक लेखन में बता रहे हैं, उसको कविता में
निर्देशित कर रहे हैं। जो इन्होंने पंक्ति उद्धत की कि मैं वह हल्की सी मसलन जो बनती कानों की लाली, तो मसलन है और बारीक सी इमेज आती है, और उससे भी बारीक कानों की लाली ये इमेज आती है। तो प्रसाद इस तरह से एक सौंदर्य शास्त्री के रूप में भारतीय सौंदर्य शास्त्र के कतिपय मूलाधारों की तलाश करते हैं, और इस दृष्टि से पूरे उनके काव्य कविताओं की और उनके वैचारिक लेखन की जांच की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।